हेलो दोस्तों, मेरा नाम दया सर है और आज मैं आप लोगों को डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, उसके एग्जाम्पल्स और उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाऊंगा। और जब ये सब हो जाएगा तो मैं आप लोगों को डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स के साथ साथ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी सिखाऊंगा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं, कैसे उसको समझते हैं, कैसे आसानी से पता लगा सकते हैं, तो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स से। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स होती क्या है। तो लिखा हुआ है बाबू कि ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर। मतलब कि एक जो मैट्रिक्स होता है ना, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, वो एक रेक्टेंगल फॉर्म में होता है। मतलब कि वो रेक्टेंगल फॉर्म में जब होता है ना, तो कहने का मतलब साफ है कि वो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स के फॉर्म में होता है। मतलब इसमें देखिए कि इसमें 3 रोज हैं, है ना, और कितने कॉलम हैं, कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम हैं। 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो हमको क्या पता चलता है कि इसमें पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, तो 3 रोज है ना। कॉलम कितने हैं, 1 2, तो कितने कॉलम हुए हमारे, 2 कॉलम हुए। ये दोनों मिला करके ये वाला एक हो गया, ये वाला हो गया, 2 कॉलम हो गए ना। और कितने रोज हो गए, 1 2 3, 3 रोज हो गए ना। क्लियर समझ में आया आप लोगों को। मेरे कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को मिला करके एक मैट्रिक्स फॉर्म होता है, जो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। ये रेक्टेंगुलर इस तरह से परपेंडिकुलर यानी खड़ा भी हो सकता है, या इस तरह से सोया हुआ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। जैसे 1 1 0 2, ठीक है, फिर 1 3, तो इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर तीन तीन रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पर 2 रोज हो जाएंगे और 3 कॉलम हो जाएंगे। तो इसका क्या बन जाएगा, 2 × 3, 2 × 3 हो जाएगा। समझ में आया। मतलब 2 × 3 लिखने का मतलब क्या है कि इसका नंबर ऑफ रोज, ये 2 क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज है, और ये 3 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। समझ में आया। और यहाँ पे जो पहले बना हुआ था, इसके सबसे पहले जो बना हुआ था, उन सबों में क्या मैटर था भाई। तो इसमें कितना था इस वाले पार्ट में, तो इसमें 3 रोज थे और 2 कॉलम्स थे। 3 रोज थे और 2 कॉलम्स थे। कैसे पता चला कि भैया 3 रोज थे और 2 कॉलम्स थे, तो एक ये रो, दूसरा रो, तीसरा रो। फिर कॉलम की बात आती है तो 2 कॉलम कह रहा है ना, ये वाला रो था, ये वाला कॉलम था। तो 3 रोज हमको पता चल चुके हैं ना बेटा। अब 2 कॉलम के बारे में बताता हूँ। तो इस तरह से अगर परपेंडिकुलर जो नंबर्स की लाइन रहती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। और जो हॉरिजेंटल, अगर हम हॉरिजेंटल तरीके से देखते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, रोज। समझ में आया, क्लियर समझ में आया बच्चों सबको, है कि नहीं, सबको क्लियर समझ में आया। हमको उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर कह रहा है आगे वाले पॉइंट में कि ए मैट्रिक्स विथ m रोज एंड n कॉलम इज कॉल्ड एन m क्रॉस n मैट्रिक्स। देखिए अब क्लियर मैटर बता दिया उसने कि जो एक मैट्रिक्स होता है ना, वो किनके किनके साथ होता है। तो रोज और कॉलम्स के साथ साथ होता है, रोज और कॉलम्स के साथ साथ होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, m क्रॉस
एन, यानी एम का मतलब होता है रो, एन का मतलब होता है कॉलम। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है ना? मैं इतना लो लेवल पे बता रहा हूँ कि एक छोटा बच्चा भी देखे क्लास 5 का, 4 का, 6 का, 7 का, 8 का, तो वो भी आसानी से समझ सकता है बच्चों। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं उसी डेफिनेशन में। ठीक है बेटा, देखिए फिर क्या कह रहा है कि द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्राइसेस, MATRICES। मतलब कि जो प्लूरल होता है ना बेटा मैट्रिक्स का, तो वो क्या होता है? जो प्लूरल फॉर्म होता है किसका? मैट्रिक्स का, तो वो क्या होता है? मैट्राइसेस होता है। समझ में आया? मैट्रिक्स मतलब एक, और मैट्राइसेस मतलब कई सारे मैट्रिक्स, मतलब इस तरह से कई सारे मैट्रिक्स बने होंगे। समझ में आया? इस तरह से कई सारे मैट्रिक्स बने होंगे। ठीक है, तो हम लोग, मैं फिर एक बार इसमें डिनोट कर देता हूँ बच्चों कि यहाँ पे जो इधर लिखा होता है पहले उसको रो बोलते हैं, और सेकंड वाले पोर्शन पे उसको जो लिखा होता है उसको कॉलम बोलते हैं। यानी एम क्रॉस एन के फॉर्म में होता है, जहाँ पे एम रो होता है, एन कॉलम होता है। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है ना कि ए मैट्रिक्स विथ द सेम नंबर ऑफ रोज एज कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर। मतलब क्या कह रहा है, ध्यान से समझो, एकदम बहुत ही फंटास्टिक का बात कह रहा है कि अगर सेम नंबर ऑफ, मतलब कि एम 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 क्या हो गया? बराबर हो गया एन के, मतलब कि रो बराबर हो गया कॉलम के, तो क्या होगा? वो स्क्वायर मैट्रिक्स बना देता है। मतलब कि 1 2 3 4, या कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, इसके जगह पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, 2 4 6 -3, इस तरीके से मैंने ले लिया। तो क्या हुआ, हमको क्या पता चला कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर का मतलब हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते हैं ना कि जिसके लेंथ और ब्रीथ बराबर होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। और रेक्टेंगल किसको बोलते हैं? जिसकी एक लंबी सी लेंथ हो और जो ब्रीथ हो वो लेंथ से छोटी होती है। इस तरीके से जैसे ये वाला पार्ट बना हुआ है ना बच्चों, तो इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर। समझ में आ रहा है ना? इसको बोलते हैं SQU, स्क्वायर। मतलब इसके यू लिख दिया तो मतलब क्या हुआ? स्क्वायर हुआ। तो जिसका नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाए तो वो स्क्वायर होता है, यानी ये वाला। और जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होता है, यानी ये होता है, जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया ना? नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने का मतलब क्या? कि स्क्वायर मैट्रिक्स। और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होता है, इसका मतलब क्या? कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब हमें लगता है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि यदि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। और जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, हमको लग रहा है कि आप सभी लोगों को दिमाग में ये बात चला गया होगा कि रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए अब क्या कह रहा है। अब आगे वाली लाइन को समझते हैं हम लोग ना बच्चों, आगे वाली लाइन को समझा जाए। चलिए ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ा जाए। कह रहा है कि 2 मैट्रिसेस आर इक्वल if they have same number of rows and the same number of column। कह रहा है ना कि दो मैट्रिसेस, मतलब कि दो मैट्रिक्स, ठीक है, दो मैट्रिक्सेस
इक्वल कब कहा जाता है? दो मैट्रिसेस इक्वल कब कहा जाता है? इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम। मतलब कि हम मैट्राइसेस की बात कर रहा है ना बेटा, यहाँ पे मैट्राइसेस की बात कर रहा है ना। तो देखो तो बाबू, मैं 2 3 4 5 8 1 इस तरह से मैं बना दिया ना बच्चा। तो ये दोनों बराबर हो गया ना बच्चा, है कि नहीं? ये दोनों, ये वाले और ये वाले दोनों बराबर हो गए ना बेटा, दोनों इक्वल हो गए ना। दिख रहे हैं ना कि इसमें भी 1 2 3 रोज हैं और 1 2 कॉलम है, इसमें भी 1 2 3 रोज हैं, इसमें भी 2 कॉलम्स हैं। क्लियर हुआ ना? मतलब वही बात कह रहा था स्टार्टिंग में बच्चों। क्या कह रहा था कि दो मैट्रिसेस इक्वल तभी कहे जाएंगे जब उनके रोज बराबर हों और कॉलम भी बराबर हों। ठीक है, जब रोज और कॉलम बराबर हो जाएंगे दो मैट्रिसेस के, तो वो क्या हो जाएगा? इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस, समझ में आया ना? मतलब कि दो ठे मैट्रिक्स लेंगे हम लोग, और दोनों मैट्रिक्स लेने के बाद ये ध्यान देंगे कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर बराबर हो गए तो क्या हुआ? वो इक्वल मैट्रिसेस कहा जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को फैंटास्टिक तरीके से समझ में आ रहा होगा, मतलब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं? मोदी जी कहते हैं ना कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भारत के 125 करोड़ देशवासी अगर अच्छा से पढ़ने लगे तो सवाल पूछने लगेंगे। समझ में आया? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट पे आते हैं, मतलब पॉइंट पे नहीं, पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सारे मैटर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी पॉइंट में आगे बढ़ते हैं, इसी पॉइंट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि द करस्पोंडिंग एंट्रीज इन एवरी पोजीशन आर इक्वल। मैंने बताया था ना, मैंने क्या बताया था बच्चों कि इस तरह से 2 3 4 5 7 1 सपोज कर लो, तो ये दोनों इक्वल तभी कहे जाएंगे जब इसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हों, है ना बच्चों? नंबर ऑफ रोज दोनों और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों को बराबर हों। ठीक है, फिर कह रहा है कि एंड करस्पॉन्डिंग इंट्रीज मतलब क्या कि जो नंबर हुआ इसमें, मतलब ये जो नंबर, यानी नंबर भी कह सकते हैं या एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो जो एलिमेंट या नंबर इसमें रखा गया है वो क्या हो? एवरी पोजीशन, सभी पोजीशंस पे इक्वल हो, सभी पोजीशन पे इक्वल हो। अब देखो बात यहाँ पे कह क्या रहा है, फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बात ये कह रहा है कि इक्वल मैट्रिक्स तभी कहा जाएगा, इक्वल मैट्रिसेस तभी कहा जाएगा कि द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इन एवरी पोजीशन आर इक्वल। मतलब कि जो 2 है तो यहाँ भी 2 रहना चाहिए, 5 है तो यहाँ भी 5 रहना चाहिए, 3 है तो यहाँ भी 3 रहना चाहिए, अगर 7 है तो यहाँ भी 7 रहना चाहिए, 4 है तो यहाँ भी 4 रहना चाहिए, 3 है तो यहाँ भी 3 रहना चाहिए। समझ में आया? जैसे जैसे डेफिनेशन आगे बढ़ती गई वैसे वैसे मैं आप लोगों को क्लियर करता गया। आगे ये मैंने सबसे पहले क्लियर क्यों नहीं किया इस चीज़ को, क्योंकि आगे इसमें दिया हुआ था कि इसको कैसे लास्ट में जा कर के बच्चों को क्लियर करना है, क्योंकि सबके माइंड में ऐसा ही बनता है ना कि हम लोग इक्वल मैट्रिसेस तभी कहेंगे जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाएंगे, लेकिन लास्ट में जा कर के एक ही बार ऐसा हथौड़ा मार दिया कि सारे खाने चित्त हो गए।
सारे खाने चित्त हो गए। मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज दोनों मैट्राइसेस के बराबर होने के साथ साथ, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम दोनों मैट्राइसेस के बराबर होने के साथ साथ इसमें इसमें क्या होना चाहिए? अगर इसमें 2, 5, 3, 7, 4, 1 है ना, तो इसमें भी क्या होना चाहिए? 2, 5, 3, 7, 4, 1 है कि नहीं? अब ये भाई साहब को डब्बे में बंद कर देते हैं, डब्बे में बंद कर देते हैं, है कि नहीं? डब्बे में हम बंद कर देते हैं। तो दोनों को इक्वल मैट्राइसेस तभी कहेंगे बच्चों, बार बार मैं बता रहा हूँ, दोनों को इक्वल मैट्राइसेस तभी कहेंगे बच्चों जब सेम नंबर ऑफ रोज सेम नंबर ऑफ कॉलम के साथ साथ उसमें भरा हुआ, उसमें रखा हुआ, उसमें पुट किया हुआ एलिमेंट यानी नंबर भी बराबर हो। 2 है तो उधर भी 2 होना चाहिए सेम पोजीशन पे। 3 है, सॉरी 5 है तो 5 होना चाहिए सेम पोजीशन पे। 3 है तो 3 होना चाहिए सेम पोजीशन पे। 7 है बच्चों तो 7 होना चाहिए सेम पोजीशन पे दूसरे वाले में भी। 4 है तो 4 भी होना चाहिए दूसरे वाले में। 1 है तो दूसरे वाले में भी 1 होना चाहिए। अब सभी लोगों को क्लियर हुआ? पता है ये डेफिनेशन कैसे मैंने लिखा है? ये डेफिनेशन मैंने शेक्सपियर के सोनेट्स की तरह लिखा है कि ऊपर एक कन्फ्यूज़न बना होता है और लास्ट में जा कर के क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई साहब जो शेक्सपियर थे वो कहना क्या चाहते थे। एक हॉबिट थे ना, मतलब एक राइटर थे ना, बहुत ही फैंटास्टिक राइटर थे। जब तक रहे उन्होंने कहा था कि सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं लेकिन बस एक ही चीज़ रह जाता है जो हमने रिसर्च किए रहते हैं, जो हमने फ़िलॉसफीज़ दी रहती हैं, दी हुई होती हैं। समझ में आया? समझ में आया ना? तो अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि मैथ्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग, लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं ऐसे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा नॉलेज देता रहता हूँ। क्लियर है ना? आगे बढ़ा जाए बच्चों। हम लोग को क्लियर हो गया ना? एक मैट्रिक्स क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर एरे होता है नंबर्स का, मतलब कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म क्लियर हुआ ना सभी लोगों को? फिर क्या कह रहा है कि ए मैट्रिक्स विथ एम रो एंड एन कॉलम इज कॉल्ड एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। मतलब कि एम क्रॉस एन मैट्रिक्स में क्या होता है? एम रोज होता है, एम रोज होता है। यहाँ बताया था ना मैंने, यहाँ पे बताया था ना कि कितना होता है? कॉलम भी होता है। क्या एन मतलब क्या होता है? कॉलम, और एम मतलब क्या होता है? रो। अब पता है एम और एन को हम लोग शॉर्टकट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाबू? इसको हम लोग एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा लोग। जानते हो कैसे? देखो मैं बता रहा हूँ। ये जो होता है ना, ए बराबर ब्रेकेट में ए आई और जे वाले फॉर्म में बनाते हैं तो बच्चों एक तरीके से ये भी हो जाता है। अब कहेंगे कि सर ये कहाँ से आप ला दिए कि ए बराबर कैपिटल ए बराबर ब्रैकेट में ए आई जे होता है। हाँ, है कि नहीं? तो चलिए अब इसको मैं आप लोगों को एकदम डिटेल में बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ डिटेल में? समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ ना भाई साहब कि आप लोगों को क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझ में आया? ए आई जे का मतलब होता है ना कि आई इक्वल टू एम होता है और जे इक्वल टू एन होता है। तो समझ सकते हो ना कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, यहाँ पर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो किस तरीके से है बच्चों? किस तरीके से है बच्चों? मैं बताऊं देखो, यहाँ पे 1 लिखे, यहाँ पे 1 है ना, इसको बोलते हैं A11। यहाँ पे 0 लिखा हुआ है ना बेटा, तो यहाँ पे बोलते हैं A21। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना बेटा, तो यहाँ पे बोलते हैं A31। समझ में आया? चलिए अब ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नहीं समझ में आता फिर से बताएंगे हम डिटेल में इसको, क्योंकि मेरा यही उद्देश्य है कि बच्चों को एक ही डेफिनेशन बताओ, लेकिन इतने अच्छे से बताओ कि वो तोता की तरह बोलने लगे आने वाले वक्त में। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक कहा जाता है ना कि
एक टीचर ही एक देश का भविष्य होता है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर मैं अच्छा पढ़ाऊँगा तो आने वाले वक्त में अच्छे टीचर निकल के आएंगे। जब अच्छे टीचर निकल के आएंगे तो क्या होगा, अच्छे नॉलेज देने वाले बच्चे भी जब अपने समाज में निकलेंगे ना तो समाज बदलेगा। जब समाज बदलेगा तो देश बदलेगा। जब देश बदलेगा तो पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम होगा। समझ में आया? समझ में आया ना? तो इसीलिए कहता हूँ कि आज 5 साल मेहनत कर लो और आने वाले 50 साल जिंदगी ऐश की हो सकती है। अगर आज ऐश कर लोगे तो आने वाले 50 साल तकलीफ में बीतेगा। ये एक नेचुरल प्रूफ है। ये मैं कह सकता हूँ कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। आज सपोज करो कि अगर आज आपके पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए खत्म कर दो, कल क्या करोगे? कल बूढ़े हो जाओगे तो क्या करोगे? तब तो फिर भीख मांगना पड़ेगा, है ना? मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दूसरे से मांगना पड़ेगा ना कि भैया थोड़ा दे दो, मुझे भूख लगी है, या जो भी दूसरे से मांगना पड़ेगा। चलिए अब पॉइंट पे आते हैं। थोड़ा सा मोटिवेशन में बीच बीच में दे रहा हूँ इसलिए कि आपका ध्यान लगा रहेगा कि हमको समझना है, हमको इस पूरे टॉपिक को एकदम फोड़ के रखना है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए अब A11, A21, A31 समझ में आ गया ना? कैसे कैसे? क्योंकि मैंने बताया था सबसे पहले कि एम का मतलब होता है रो, एन का मतलब होता है कॉलम। एम का मतलब होता है रो, एन का मतलब होता है कॉलम। तो ये बताओ A11 है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे क्या समझूंगा? मैं यहाँ पे क्या समझूंगा आप बताओ? तो आप थोड़ा सोच के बताओ। तो यहाँ पे ये समझूंगा ना कि ये पहले वाले रो का पहला वाला एकदम स्टार्टिंग में कॉर्नर वाला पॉइंट है। फिर A21 मैं बोलूँगा, इसका मतलब क्या कि 2 क्या है? यहाँ पे रो है, मतलब कि दूसरा रो और पहला कॉलम का है। मतलब दूसरे रो में पहले कॉलम से, मतलब क्लियर एक बार और बता रहे हैं कि A11 का मतलब क्या होता है कि 1 का मतलब पहला रो। क्यों? क्योंकि m बराबर, यहाँ पे I बराबर m है ना बच्चों। तो m का मतलब क्या होता है? रो होता है ना बाबू। n का मतलब क्या होता है? कॉलम होता है ना बाबू, है कि नहीं? तो यहाँ पर A11 का मतलब क्या? यहाँ पर एक रो है और दूसरा वाला क्या है? कॉलम है। मतलब m है और एक n है, मतलब I है या एक j है। ठीक है ना? कई तरीके से बोल सकते हैं। m बराबर I होता है तो यहाँ पे I भी बोल सकते हो, यहाँ j बोल सकते हो, यहाँ m भी बोल सकते हो, यहाँ पे n भी बोल सकते हो। ठीक है, मैटर सेम ही है। m बराबर I बराबर हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं ना। हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना बच्चों? यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग? रो बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको रो बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कॉलम बोलते हैं ना, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है ना? इसको क्या बोलते हैं? इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। क्लियर हुआ ना? तो देखो यहाँ पे 1 1 लिखा हुआ है ना बच्चों, यहाँ पे 1 1 लिखा हुआ है, A11 लिखा हुआ है। तो मतलब क्या? 1 का मतलब पहला रो, ठीक। फिर दूसर का ये 1 है। पहल का 1 मतलब क्या? कि पहला रो। दूसर का 1 का मतलब क्या? कि पहले कॉलम, मतलब ये वाला जिसको मैं टिक किया हूँ। ठीक है ना? अब देखिए A21 का मतलब क्या? 2 क्या है यहाँ पे? 2 क्या है यहाँ पे? रो है ना बच्चों। और फिर क्या है? 1 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? कॉलम हुआ, मतलब कि पहले वाले कॉलम में दूसरा वाला रो का एलिमेंट। ठीक है, उसी तरह से A31 का मतलब क्या? कि तीसरे वाले रो में, क्योंकि इस तरह से रो होता है ना बच्चों, और ऐसे ऐसे जब किया जाए तो कॉलम होता है ना। तो T31 का मतलब, A31 का मतलब क्या? कि तीसरे वाले रो में फिर पहला वाला क्या? कॉलम, मतलब पहला वाला ही कॉलम है। ये पहले वाला ही कॉलम है, लेकिन तीसरा वाला एलिमेंट है 1। समझ में आया ना बच्चों? चलिए थोड़ा कचरा हो गया, इस कचरे को साफ करते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी बातें अच्छे से एक एक चीज़ समझ में आ रही होंगी। समझे बच्चों? चलो अब फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? चलिए अब इसी में मैं बता रहा हूँ कि ये A, फिर 1 2, ठीक है, फिर A2 2 2 2, A2 3, A2 3। ठीक है, समझ में आया ना? A2 3। ठीक है भैया,
3 को अच्छे से बना दूँ, नहीं तो उसकी नाक टेढ़ी हो गई थी, नकवा टूट गया था ना, सर जी ने मार दिया। तो दया सर मारते हैं ना बड़ी बड़ी मार, उलाट उलाट के। चलो ठीक है, पॉइंट पे आते हैं, हंसाने के लिए मैं बोलता हूँ कि आपका फोकस बना रहेगा। चलिए अब देखा जाए तो फिर इसको, तो इस वाले पार्ट को तो हम लोग समझ लिए थे कि A11 A21 A31, मतलब 11 का मतलब क्या, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो, कुछ गड़बड़ हुआ ना। चलिए देखिए, A11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम, A21 का मतलब दूसरा रो पहला ही कॉलम, फिर A31 का मतलब तीसरा रो अब पहला ही कॉलम। ठीक, अब तो फैंटास्टिक तरीके से क्लियर हुआ ना। हम गलत बोले इसलिए कि तुम लोगों के दिमाग में खटके कि अरे दया सर गलती बोल रहे हैं। नहीं बचवा, मैं आप लोगों का ध्यान यहाँ इधर आकर्षित करने के बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए फिर, अब यहाँ पे बात आती है टू और सॉरी A12 है ना बेटा, मतलब क्या, पहला ही रो है, पहला ही रो है लेकिन दूसरा वाला कॉलम है। फिर A22 का मतलब क्या, दूसरा वाला रो है लेकिन दूसरा वाला कॉलम है। ये दूसरा का कॉलम है ना बचवा, ये 2 नंबर वाला कॉलम है ना, ये 1 नंबर वाला कॉलम था। ठीक है, तो A12 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम का मैटर है। फिर A22 का मतलब दूसरा वाला क्या, दूसरा वाला क्या भैया, रो, और दूसरा वाला कॉलम की भी बात कर रहा है ना, दूसरा वाला कॉलम। फिर देखो A23 का मतलब क्या कह रहा है, तो दूसरा वाला क्या, दूसरा वाला मतलब क्या, अरे भैया देखो भैया देखो, कितना समझाऊं मैं, कितना समझाऊं, गड़बड़ घोटाला हो गया, गड़बड़ घोटाला हो गया, गड़बड़ घोटाला हो गया। देखो देखो, यहाँ पे 3-1 था ना, तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है कि 3-2 होगा। अरे हाँ सर, यही तो मैं बोलना चाहता था, लेकिन वीडियो में घुस करके नहीं ना बोल सकता आपसे, है कि नहीं, मैं वीडियो में नहीं ना बोल सकता। इधर 3-1 है तो सर ये 3-2 होगा ना, क्योंकि इधर 2-1 है तो 2-2 हुआ, 1-1 है तो 1-2 हुआ, तो 1-1 है तो 1-2 हुआ, और 2-1 है तो 2-2 हुआ, 3-1 है तो 3-2 ना होगा। मैं उल्टा लिख दिया था, 2-3 लिख दिया था, तो घबरा गया था ना, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को सबको क्लियर हो गया ना मैट्रिक्स का डेफिनेशन, मैंने क्या क्या बताया था। फिर से मैं एक बार रिवाइंड कर देता हूँ इस वीडियो को एंड करते हुए। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक बार और रिवाइंड कर देता हूँ, थोड़ा सा कचरा साफ कर रहा हूँ इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है बचवा भैया, समझ में आ गया आप लोगों को ना, हमको तो उम्मीद है हमारे बच्चा लोग को समझ में आ गया होगा कि ये भाई साहब रो थे, ये भाई साहब कॉलम थे, ये भाई साहब एम थे, ये भाई साहब एन थे, इन्हीं को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, और इनको बोलते हैं जे। चलिए चलिए, अब देखिए कह रहा है ना, फिर से एक बार रिवाइंड कराते कि एक मैट्रिक्स क्या होता है, एक मैट्रिक्स क्या होता है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, कलर चेंज कर लेंगे तो अच्छे से आप लोगों को दिखेगा। ठीक है बच्चा लोग, चलो पीला रंग ले लिए ना, क्योंकि हल्दी कलर होता है। चलो इसको समझाते हैं कि एक जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। किसका होता है, तो नंबर्स का होता है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है नंबर्स का। ठीक है, अब देखो ये रेक्टेंगुलर एरे होता है, मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है नंबर्स को लेते हुए। ठीक है, अब देखिए एक मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है नंबर को अपने अंदर रखते हुए। ठीक है, फिर कह रहा है कि ए मैट्रिक्स विथ एम रोज एंड एन कॉलम, मतलब एक मैट्रिक्स जो होता है ना जिसकी एम रोज होती हैं, एम रोज होती हैं, एम रोज होती हैं और एन कॉलम्स होती हैं। ठीक है बच्चों, एम रोज होती हैं और एन कॉलम होती हैं, जिनको एम को मतलब हम लोग आई भी लिख सकते हैं, एन को मतलब हम लोग जे भी लिख सकते हैं, और एम बराबर आई बराबर क्या बोलता है, रो होता है, और एन बराबर जे बराबर सी होता है, मतलब कॉलम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, मैटर अब आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो कह रहा है कि ए मैट्रिक्स विथ एम रोज एंड एन कॉलम कॉल्ड एम क्रॉस एन मैट्रिक्स।
ठीक है। तो जिनका एम रो होता है, एम रो होता है, एम रो होता है, और एन कितना क्या होता है, कॉलम होता है। एम रो मतलब क्या, एक रो, दो रो, तीन रो, मतलब कुल मिला के 3 रोज हो गए, ठीक है। और कितने कॉलम हो गए, एक कॉलम, दो कॉलम, यानी 2 कॉलम हो गए ना, 2 कॉलम हो गए ना। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या मैटर बना है बच्चों, कि यहाँ पे 3 रोज थे ना बच्चों, यहाँ पे 2 कॉलम्स थे ना बच्चों। देखो तो कितना अच्छे से आप समझा रहे हैं दया सर। अब देखो आगे, ए मैट्रिक्स विथ द सेम नंबर ऑफ रोज एज कॉलम्स विथ इज कॉल्ड स्क्वायर। कह रहा है ना कि एक मैट्रिक्स जो होता है ना, जिनका अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं, जिनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। सेम होने का मतलब क्या, कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना बच्चों यहाँ पे, कि इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 1 1 था ना बच्चों, है ना। तो 1 0 1, ठीक। फिर यहाँ पे 1 2 3 था ना। तो बात समझिएगा ध्यान से, कह रहा है ना कि ए मैट्रिक्स विथ द सेम नंबर ऑफ रोज एज कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर। ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसे मैट्रिक्स जिनका सेम नंबर ऑफ रोज रहता है और सेम नंबर ऑफ कॉलम रहता है, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ये तो भैया रेक्टेंगुलर है ना, ये तो भैया रेक्टेंगुलर है ना, ये तो भैया रेक्टेंगुलर है ना। तो सेम नंबर ऑफ रो और सेम नंबर ऑफ कॉलम मैं बताया था ना, कि 1 2 3 4, मतलब कि सेम नंबर ऑफ रोज मतलब कि 2 रो, सेम नंबर ऑफ कॉलम मतलब 2 कॉलम, मतलब कि 2 2 हम लोग पढ़ते हैं ना स्क्वायर में, कि नंबर ऑफ सॉरी, दो सारे साइड्स बराबर होते हैं, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल कॉल्ड क्या, स्क्वायर। और जिसका लेंथ और ब्रीथ में होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है। एक लंबी साइड होती है और एक छोटा सा चौड़ाई होता है, एक लॉन्ग लेंथ होता है, एक छोटा सा ब्रीथ होता है। ठीक है। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर हो गया ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बार बार रिवाइंड कर रहे हैं ना, कि अच्छे से एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी क्लियर हो जाए कि भैया मैट्रिक्स वाले भाई साहब का मैटर क्या है, मैटर सॉल्व करना होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कई सारे पॉइंट्स बताए भी हुए हैं ना, हम कई सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। कह रहा है ना कि 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ रोज and same number of column and the corresponding entities are इक्वल, मतलब कि करस्पॉन्डिंग एंटिटीज़ के जो पोजीशन होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना, इक्वल होते हैं ना, इक्वल होते हैं ना। मतलब कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 होगा। अब हमको लगता है कि सब लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कि मैट्राइसेस की डेफिनेशन होती क्या है। एक एक बात एकदम धाकड़ तरीके से समझ में आ गया होगा, तेरे चारों खाने चित्त कर देगी, तेरा पुर्जे फिट कर देगी। तो दया सर सबके पुर्जे को फिट करके अच्छे से समझा दिए ना, तो मैट्रिक्स अब कभी नहीं बोलोगे, ये मेरा वादा है। ठीक है ना। चलो अब इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं मैट्राइसेस के प्लेलिस्ट को बनाने वाला हूँ। आप लोग कमेंट करेंगे कि सर ये टॉपिक्स पे आप बनाइए। वैसे तो मैं सारे टॉपिक्स को कवर कराऊंगा, तो आप लोगों को एक बार कमेंट करके बता देना है मुझे कि सर आपके वीडियोस में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, क्या क्या करने हैं, क्या क्या और इम्प्रूव करना चाहिए, है कि नहीं, क्या क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं अपने तरफ से। 100% नहीं, दया सर 1000% देते हैं कि बच्चों को बढ़िया कंटेंट मिले, क्योंकि अच्छा टीचर तो अच्छे स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट तो अच्छा भविष्य, अच्छा भविष्य तो अच्छा समाज, अच्छा समाज तो अच्छा देश। और जब एक देश अच्छा होता है ना, पता है पूरी दुनिया में नाम होता है, समझा ना।
तो सारा डिपेंडेंसी एक टीचर पे डिपेंड होता है कि एक बच्चे की भविष्य क्या होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, विराम देता हूँ। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।